4 बहू का गर्मी में एक कमरा। मई की जलती दोपहर में पद्मनी के घर के नाम पर बस एक बड़ा कमरा है जिसके कोने में रसोई है। सीता पसीने में पूरी तरह भीगी हुई है और जल्दी जल्दी चूल्हे पर खाना बना रही है। उफ, आज तो सूरज जैसे आँख उगल रहा है। पसीने की बूंदें आंखों में जा रही हैं, पर रोटियां तो बनानी ही पड़ेंगी। बाबूजी को समय पर दवाई जो देनी है। सीता के ससुर हरिशंकर बेड पर लेटे हुए हैं और बहुत कमजोर लग रहे हैं। सास पद्मिनी मटके से ठंडा पानी भरकर उनके पास आती है, फिर सीता की ओर बढ़ाती है। ले सीता बेटा, पहले ये ठंडा पानी पी ले। देख तो जरा, पसीने से तेरा बुरा हाल हो गया है। अरे माँ जी, आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं हूं ना, मैं सब कर दूंगी। आप बस आराम से बैठो और बाबूजी का ख्याल रखो। अरे तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। तू हमारे लिए इतना करती है, क्या मैं तुझे एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती? मेरा कलेजा मुँह को आता है तुझे ऐसे तपते देख। माँ जी, आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मुझे कोई थकान नहीं होती। बाबूजी की तबीयत ठीक रहे, बस यही चाहती हूँ। तभी तीनों देवर रवि, आकाश और सोनू तैयार होकर पास आते हैं। सीमा जल्दी जल्दी उनके टिफिन पैक करके उन्हें पकड़ाती है। ये लीजिए भैया, आप लोगों का टिफिन। आज आलू बड़ी की सब्जी और रोटी बनाई है। धूप बहुत तेज है, समय पर खाना खा लेना और पानी खूब पीना। भाभी, सच में आपकी जितनी तारीफ करें कम है। इस गर्मी में चूल्हे के पास खड़ा होना भी मुश्किल है और आप हमारे लिए इतना स्वादिष्ट खाना बना देती हैं। सही कह रहे हो भैया। अगर भाभी ना होती तो हम लोगों का क्या होता। अब तुम लोग ज्यादा मक्खन मत लगाओ। रवि भैया, आकाश, सोनू, ये लोग गोंद का शरबत पीकर ही बाहर निकलना। और ये देखो, मैंने सलाद काटा है, इसे जरूर खा लेना। बाहर गर्मी बहुत है, ये सबका पेट ठंडा रखेगा और लू से बचाएगा। भाभी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं। तुम लोग बाहर मेहनत करते हो, इतना तो करना ही पड़ेगा। जाओ, ध्यान से जाना। देवर काम पर चले जाते हैं। देवरों के जाने के बाद सीता बाहर आंगन में आती है। कड़ी धूप में वो घुटनों के बल बैठकर जमीन को गोबर मिट्टी से लीप रही है ताकि मिट्टी ठंडी रहे। शाम होते ही वो पूरे आंगन और घर की दीवारों को पानी से धोने लगती है। अरे बेटा, इतना काम क्यों करती है? सुबह से एक पल को नहीं बैठी। देख तो जरा, चेहरा कैसा लाल पड़ गया है। तू भी तो थक जाती होगी। शरीर है कोई मशीन थोड़ी ना। अरे माँ जी, हमारे पास बस ये एक छोटा सा पंखा ही है। अगर मैं घर को पानी डाल डाल कर गीला नहीं करूंगी, दीवार पर गीली बोरियां नहीं टांगूंगी, तो इसकी हवा भी आग जैसी लगेगी। खुश रहे बेटा, भगवान तुझ जैसी बहू हर घर को दे। शाम का समय है। सीता ससुर के पास बैठी है। अपने ससुर जी के लिए चूल्हे की ताज़ी रोटियां और लौकी की सब्जी बनाई है। बाबूजी, थोड़ी सी सब्जी और लीजिए। लौकी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये आम पन्ना पी लीजिए। सारा दिन जो शरीर में तपन रही है वो शांत हो जाएगी। जीती रहो बेटा, तूने इस तपते घर को अपनी ममता से शीतल बना रखा है। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता है और पूरा परिवार सोने की तैयारी कर रहा है। सास पद्मनी और सीता साथ में चटाई पर सोती हैं। सीता बेटा, एक बात मन को खाई जा रही है। अब तीनों देवरों की शादी की बात चल रही है। घर तो बड़ा है, पर कमरा बस यही एक है। जब बहुएं आएंगी तो सब कहाँ सोएंगे? अरे मम्मी जी, आप बेकार में चिंता क्यों करती हैं? जैसे हम लोग रह रहे हैं वैसे हमारी देवरानियां भी रह लेंगी। अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो आगे का आगे देखेंगे। बेटा, जब तेरे ससुर जी के पास पैसे थे तब हम यही खरीद पाए। अब तो बेटे कमाते हैं। वो कभी तुम्हारे बाबूजी की दवाइयों में और कभी घर के खर्चों में निकल जाता है। माँ जी, कोई बात नहीं, सर पर छत तो है ना। आप देखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। समय बीतता है और तीनों देवरों की शादी शहर में बाहर एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में पक्की हो जाती है। वहाँ तीनों देवरों की शादी धूमधाम से होती है और दहेज में उन्हें भारी भरकर सामान मिलता है। किसी को एसी, किसी को कूलर, फ्रिज, तो किसी को टीवी। और तीनों की दुल्हनें पायल, रीना और पिंकी विदा होकर ससुराल आती हैं। मम्मी जी, गृह प्रवेश तो हो गया, अब हमारा कमरा भी दिखा दीजिए। बहुत थकान हो रही है। सामान कहाँ रखना है? बेटा, जो है यही है। ये बड़ा हॉल ही हमारा घर है। हम सब यहीं रहते हैं। क्या मतलब? ये कमरा है? प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ? ये क्या मजाक है? मेरा फ्रिज, मेरा कूलर और ये भारी सामान क्या इसी एक हॉल में सबके बीच रहेगा? हम कहाँ सोएंगे? क्या हम ऐसे ही इस एक कमरे के अंदर रहेंगे? मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है, कम से कम अपना अलग कोना तो होना ही चाहिए। नई बहुओं के तेवर देखकर पद्मनी और सीता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नई बहुएं अपने पतियों को घेर लेती हैं और प्रिवेसी की मांग करने लगती हैं। प्लीज समझने की कोशिश करो, ईंट पत्थर और लेबर बहुत महंगे हो गए हैं। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुरंत कमरे बनवा सके। तुम थोड़े दिन रुको, धीरे धीरे हम इसी हॉल में दीवारें खिंचवा लेंगे। थोड़ी दिन?
कितने दिन? और तब तक हम अपना सामान कहाँ रखेंगे? इस चिलचिलाती गर्मी में इस उमस भरे कमरे में मेरा दम घुट जाएगा। अरे देखो ना, बड़ी भाभी भी तो इतने सालों से इसी कमरे में रह रही हैं। उन्होंने तो कभी शिकायत नहीं की। वो भाभी है, मैं नहीं। वो रह सकती हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी अपनी पूरी जिंदगी यही काटते। मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकना, मैं अभी अपने घर वापस जा रही हूँ। बहू अपना बैग उठाने लगती हैं। ससुर जी बेड पर उठकर बैठ जाते हैं। उनकी सांस फूलने लगती है। सास पद्मिनी रोने लगती है। हाय राम, मेरे तो मति मारी गई थी जो मैंने बिना सोचे समझे शादी कर दी। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अरे बहू रुक जाओ, ऐसे घर छोड़कर मत जाओ। गांव बिरादरी में मेरी बहुत बदनामी होगी। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। घर का माहौल पूरी तरह बिखर चुका था। तभी आगे सीता आती है। रुकिए, कोई कहीं नहीं जाएगा। सब चौंक कर सीता की तरफ देखते हैं। तुम लोग रुको यहाँ, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम लोगों की प्राइवेसी भी बनी रहेगी और तुम्हें घर छोड़कर भी नहीं जाना पड़ेगा। और जब पैसे जुड़ जाएंगे तो देवर जी कमरे भी बनवा देंगे। क्या? कौन सा तरीका भाभी? बस कल सुबह तक का इंतजार करो। इस घर के अंदर ही सबके अपने अपने कमरे होंगे। क्या? कौन सा तरीका भाभी? ऐसा क्या करेंगी आप? देखो देवर जी, थोड़ा खर्चा तो करना ही पड़ेगा। बाजार में मोटे और भारी वाले पर्दे मिलते हैं। आप तीनों कल जाइए और अच्छे मजबूत पर्दे लेकर आइए। भाभी पर्दे तो ले आएंगे, पर उससे क्या होगा? बस वही पर्दे लगाकर मैं इस बड़े हॉल को 4 हिस्सों में बांट दूंगी। 2 पर्दे ऐसे और 2 ऐसे, बीच में रास्ता रहेगा और चारों कोनों में आप सबके अपने अपने कमरे जैसे बन जाएंगे। मतलब हमारा कमरे अलग हो जाएंगे, हमारा सामान हमारे पास रहेगा। हाँ रीना, तो देवरानियों अब तो घर छोड़कर नहीं जाओगी ना? ठीक है भाभी, हमें मंजूर है। अगले दिन सुबह होते ही देवर बाजार से पर्दे ले आए। अब सीता देवरों के साथ मिलकर उस बड़े हॉल को 4 हिस्सों में बांटने में जुट जाती है। बस देवर जी, थोड़ा और कस के तार बांधिए, पर्दे भारी है वरना गिर जाएंगे। हाँ अब ठीक है। पर्दे लग जाते हैं। हॉल अब 4 बड़े कोनों में बंट चुका है। तीनों देवरानियां फुर्ती से अपने अपने सामान के साथ अपने अपने कोने पकड़ लेती हैं। ये वाला कोना मेरा है, यहाँ खिड़की भी पास में है, मेरा एसी यहीं लगेगा। तो फिर ये कोना मेरा है, मैं यहाँ अपना कूलर और फ्रिज सेट करूंगी। तीनों कोनों पर तीनों देवरानियों ने कब्जा कर लिया। अब सिर्फ चौथा कोना बचा था। पद्मिनी अपनी बड़ी बहू सीता की ओर देखती है। सीता बेटा, तीनों कोनों में तो ये तीनों बस गई हैं। अब एक ही कोना बचा है, तू बता तू कौन सा कोना लेगी? माँ जी, आप और बाबूजी जिस कोने में रहोगे मैं भी वहीं रहूंगी। अलग से कोने का क्या मैं करूंगी? पर बेटा, माधव जब शहर से आएगा तब क्या होगा? उसे भी तो अपनी जगह चाहिए होगी। वो जब आएंगे तब का तब देखेंगे माँ जी। हम अपने माँ बाप को घर से बाहर थोड़ी ना फेंक देंगे। आप मेरे साथ मेरे वाले कोने में ही रहिए। चौथे कोने में ससुर, सास और सीता एक साथ रहने लगते हैं। दोपहर में सीता ने अपने कोने में मिट्टी का चूल्हा जलाया है। तभी पायल अपने कोने में पर्दे को झटके से हटाकर बाहर आती है। वो बुरी तरह खांस रही है। अरे भगवान, भाभी आप क्या नौटंकी लगा रखी है आपने? अगर आप ऐसे घर के अंदर चूल्हा जलाओगी तो मेरा कीमती एसी खराब हो जाएगा। तभी दूसरी तरफ से रीना भी अपना पर्दा हटाकर बाहर निकलती है। वो अपने हाथ से धुआं हटा रही है। हाँ भाभी, मेरा कूलर भी अब ठंडी हवा नहीं दे रहा है। ये जो आप इतनी तेज आंच पर खाना बना रही हैं उसकी गर्मी मेरे कोने में घुस रही है। सच भाभी, क्या आप हमें सुकून से हवा में बैठा हुआ नहीं देख सकती हैं? आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि हम आराम से हैं? छोटी, ये मैं कब कह रही हूँ, पर तुम ही बताओ, रसोई के लिए तो घर में जगह बची ही नहीं है। जितनी जगह थी हम चारों कोनों में बांट दी गई है। अब पेट भरने के लिए रोटी तो बनानी ही पड़ेगी ना। जगह नहीं बची है तो घर के बाहर जाकर चूल्हा जलाइए ना, आंगन पड़ा है। ठीक है छोटी, मैं समझ गई। कल से मैं बाहर ही खाना बना लिया करूँगी। बस करो तुम लोग, शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। 2 दिन हुए हैं तुम्हारी शादी को, एक बार भी रसोई में अपनी जेठानी की मदद करने की सोची? मामी जी, हम मदद तो कर दें, पर इस धुएं और गर्मी में हमारा बुरा हाल हो जाता है। अरे मम्मी जी, आप क्यों इन पर चिल्ला रही हैं? अभी तो इनकी नई नई शादी हुई है, थोड़े दिन आराम करने दीजिए। कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। ससुर हरिशंकर अपनी चारपाई से ये सब देख रहे हैं। बेटा सीता, ये जो तू कर रही है ना, एक दिन तेरे ऊपर ही भारी पड़ेगा। तू इन्हें सिर पर चढ़ा रही है। नहीं पापा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आजकल की लड़कियां बहुत समझदार हैं, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए।
सीता अपनी बातों से घर का माहौल तो शांत कर देती है। दोपहर के 1 बज रहे हैं। सिर पर सूरज